रेणुका जी, मिनी जी, ऋचा जी, दीप्ति जी, परिजादा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, इसमें परिजाद हमारे शो पे पहली बार आई हैं, दीप्ति जी पहली बार आई हैं, ऋचा जी पहली बार आई हैं, मिनी जी पहली बार आई हैं, रेणुका जी तीसरी बार आई हैं। इसलिए नहीं ज्यादा स्माइल कर रही, इनकी स्माइल वैसे बड़ी खूबसूरत है, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। हमने तो ये भी सुना है, कहते हैं आशुतोष सर ने कभी किसी को स्माइली भेजना हो ना व्हाट्सएप पे, तो वो रेडीमेड वाला जो फोन में होता है वो नहीं भेजते, वो आपकी फोटो भेजते हैं। ऐसा फोटो भेजते, मुझे लगा मुझे ही भेजते हैं। मिनी जी को आप सब जानते हैं, ये वीजे हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, बड़े बड़े म्यूजिक इवेंट्स होस्ट किए हैं, ब्रायन एडम्स, रिचर्ड गेयर जैसे इंटरनेशनल स्टार्स के साथ ये इंटरव्यू कर चुके हैं। सोनी के साथ इनका रिश्ता इतना पुराना है कि इंडियन आइडल के पहले 2 सीजन इन्होंने ही होस्ट किए हैं, और यहाँ तक कि हमारे देश के जाने माने डायरेक्टर कबीर खान का ये डेली इंटरव्यू करती हैं। कहाँ थे तुम, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मतलब इनके हस्बैंड हैं। सो जोरदार तालियां मैम। क्या बात है? आपने सैकड़ों लोगों को होस्ट किया है, आज आप खुद गेस्ट बन के आई हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे इतनी रिलीफ महसूस हो रही है। पहली बार मैं एक शूट पे आई हूँ जहाँ मुझे स्क्रिप्ट नहीं पढ़ना पड़ा, याद नहीं करनी पड़ी लाइनें, रिसर्च नहीं करना पड़ा। इट वाज लवली। इट्स अ स्पा फॉर द माइंड। ओह वाओ, वेलकम मैम। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। आपने इतने बड़े बड़े काम कर लिए, इतने बड़े बड़े शोज कर लिए, अब आपको लगता नहीं है मिनी माथुर चेंज करके लार्ज माथुर बोलना चाहिए? मुझे बहुत बार कहा गया है कि अब आप मेजर माथुर या मैक्सी माथुर हो जाएं, लेकिन वो बहुत अब क्लीशे हो गया है। आई थिंक मैं हो रही हूँ मेजर मैक्सी। Not at all. Not at all. ऋचा जी बैठी हैं प्यारी स्माइल के साथ, जानी मानी टॉक शो होस्ट हैं, जिंदगी लाइव नाम का इनका शो बड़ा पॉपुलर शो आता है। एक तो ये दिखती इतनी प्यारी हैं, ऊपर से इतने प्यार से सवाल पूछती है ना कि बताने वाला कभी कभी अपना ओटीपी पिन भी बता देता है इनको। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने बड़े सारे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू किया। एक बार तो इन्होंने आदरणीय श्री कपिल शर्मा जी का इंटरव्यू लिया था। आई थिंक 2009 या 10 की बात होगी। 9-10 की बात होगी। उस समय आपने सोचा था जिस बंदे का आप इंटरव्यू कर रही हैं ये एक दिन अपना शो बनाएगा इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। और इतना बड़ा आदमी, तो क्या है मतलब ये आपका प्यार है, आप ऐसा बोल रही इतना हैं? बड़ा, हाँ, यस, इतना बड़ा। अरे मुझसे भी बड़े बड़े थे, लोग खा गए उनको। परिजाद, you know whom I am talking about? There was a person very handsome, Mr. Navjot Singh Sidhu was a cricketer also. How can we ever forget him? Yeah, she ate him without sauce. Oh my God! दीप्ति जी बैठी हुई हैं, दीप्ति भटनागर किसी जान पहचान की मोहताज नहीं, इतनी कमाल की एक्ट्रेस, मॉडल के साथ साथ टीवी पर यात्रा नाम से इनका फेमस शो भी आया करता था, Yes. जिसमें ये धार्मिक जगहों पे ले जाती थी। तो आपको क्या लगता है आज आपको उसी का पुण्य मिला है? आप बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू। आपसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई, पता मैं जब से बॉम्बे आया हूँ, मैं जैसे मिनी जी से मिला हूँ, ऋचा जी से मिला हूँ, परिजाद के साथ तो मैंने पहला शो ही शुरू किया क्यों? था। आप मैं क्योंकि घूमती रहती हूँ, हाँ, सब जानते ही हो कि मैं ट्रैवल शो भी होस्ट करती हूँ, तो I know, आपने मैंने अराउंड 90 कंट्रीज शूट की। Wow. एंड ऑलमोस्ट मैं बोलती हूँ जिस रूप में ईश्वर इस धरती पर वास करते हैं, तो मैं उन सब जगह पर जाकर वहाँ मैं माथा टेक कर आई हूँ, तो मैं घूमती ही रहती हूँ। 90 से ज्यादा देश ये घूम चुकी हैं। आपका सच्ची शो बनाने का मन था कि दूसरों के खर्चे पे घूमने का मन था आपका? So they say that it's the best job, you know, travel show hosting is the best Yeah. job. You get paid to travel. Yeah. ये तो आपका बड़प्पन, आप ऐसा बोल रही हैं, फिर भी ट्रैवल तो करना पड़ता है ना, घर से सूटकेस लेके जाओ। कई लोगों की तो ऐसी नौकरियां लगी हैं, मतलब कहीं जाते ही नहीं, बैठे रहते हैं उधर ही, बैठे बैठे छाप रहे हैं। अरे मठ से आप आती हूँ बिलीव नहीं यार, करेंगी, मतलब देखो अपनी अपनी किस्मत है। मठ से इतनी दूर से आती हूँ यहाँ पर, बहुत मेहनत अच्छा, लगती उतना भी ना करना अभी अब। मड में सेट लगा लें, का पानी में सेट लगा दें हम, फ्लोटिंग शो करें। पर दीप्ति जी, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, जब आप ये शो करती थी ना यात्रा, मैंने बड़े सारे लोग देखे हैं जो मेरे सामने गोवा की टिकट बुक कर रहे थे, आपको देखा हरिद्वार गई हुई, वो कैंसिल करा के हरिद्वार चले जाते थे। परिजाद को मैं लाफ्टर चैलेंज के टाइम से जानता हूँ। हाँ। पहला मेरी जिंदगी का शो जब मैं मुंबई आया हाँ। और परिजाद उसमें होस्ट थी। वो अलग बात है, जब मेरी परफॉर्मेंस होने लगी पता चला परिजाद थी नहीं, तो परिजाद मम्मी बनने वाली थी उस समय। मम्मी बन चुकी थी एक्चुअली, 2-3 महीने की बेबी थी आपकी। कहाँ है वो? आज यहाँ ये इतनी बड़ी हो गई है? 15 साल की।
वाह, परिजात में कोई फर्क नहीं आया 16-17 साल में, वैसी की वैसी है। बिल्कुल। ये आप Thank you टाउन so साइड much. वालों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता साफ करने का। Actually, आपके शो देख देख के I've been laughing and see the Core youth muscle on my strong हो face. गई हंस-हंस के। Yes. पर सीरियसली मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि यहाँ पे मैं आपके शो पे बैठी हूँ। थैंक यू परी। हमारी शुरुआत हुई थी लाफ्टर चैलेंज शो के मंच पर एंड आई स्टिल रिमेंबर द डे आई वाज होल्डिंग द माइक एंड इंट्रोड्यूसिंग कपिल शर्मा ऑन स्टेज एंड टुडे आफ्टर सो मेनी इयर्स जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू अब परी। सोचो कि Seriously. मुझे कितना गर्व महसूस हो रहा होगा क्योंकि कॉमेडी सर्कस में कोई और इंट्रोड्यूस कर रहा था कपिल शर्मा को और मैं पूछ रही थी कौन है। सो नाइस। क्या बात है। आपको मजा आता है सब सोच के? आपको बार बार आपका पास्ट याद दिलाया जा रहा है। आप इनकी- इतनी औरतों के साथ आज आप सोच समझ के लाए ना अपने क्वेश्चंस में। बहुत सारी नारी नहीं लगता है नर्वस होता है, पर अर्चना जी हैं साथ में तो मुझे ऐसा कुछ मतलब मेरी पहचान वाली औरत भी तो बैठी है। लेकिन तूने सारे होस्ट को बुला ले, सबसे पहले फीमेल होस्ट तो मैं थी यार। Exactly. I was just going to say she's the OG guys. ओरिजिनल तो आपके ओह सामने एक्चुअली है। वाह अर्चना जी, कोई काम नहीं छोड़ा ना आपने। अच्छा परी, मुझे अब भी याद है जब ये शो होस्ट करती थी ना, इनको देख के सिद्धू साहब ने पहली बार जज बनने के लिए हाँ की थी। हाँ, नहीं तो उनका कमेंट्री का काम ठीक ठाक चल रहा था। उस समय हमारे अमृतसर के एमपी भी थे। परिजात बुलाती थी फिर ही सिद्धू साहब आते थे। एक बार बुला के दिखाओ ना परी, कैसे आते थे सिद्धू साहब। खबरदार खबरदार, वो बुलाने पर आ भी जाते हैं, मत बुलाना। देखो कितनी इनसिक्योरिटी हो रही है इनको। जो हंसते हैं और सबको हंसाते हैं, प्लीज वेलकम नवजोत सिंह ठोको। सिद्धू जी ने अपने कजन है नीचे भेजे हैं, देखिए मोंटी जी हाथ खड़ा करिए। हेलो बाय बाय। अच्छा मिनी जी ना एक इंटरव्यू में बता रही थी कि ये घर पे ना ग्लोब घुमाते हैं हाँ। और आंखें बंद कर लेते हैं, और जहां पे कोई भी कंट्री पे जहां पे उंगली के नीचे आ जाती है उसी कंट्री में ये घूमने जाते हैं। अरे वाह। कितना अच्छी बात है। हम जैसे लोग ना पहले देखते हैं कौन सी कंट्री में हमारा कौन सा रिश्तेदार रहता है, और फिर देखते हैं कि उन रिश्तेदारों में कितनों के साथ हमारी बनती है, ताकि हमारे कुछ तो खर्चे कम हो। और ये बड़ा अच्छा तरीका है मैम। अर्चना जी भी ऐसा करती हैं, आपको पता है? अच्छा। हाँ, ये भी ग्लोब घुमाती हैं और तब तक घुमाती हैं जब तक उंगली के नीचे देहरादून ना आ जाए। इनके मायके हैं ना वहां पे। और एक बार आप बिलीव नहीं करेंगी, ये ग्लोब घुमा रही थी, इन्होंने देखा है कि आंख खोल के देहरादून, देहरा निकल गया, इन्होंने दून से पकड़ के देहरा खींचा। मेरे कितने टैलेंट है यार यहाँ पे। रिचा अनिरुद्ध जो है, ये पहले ऑल इंडिया रेडियो में आरजे थी। वहां पे किसने आपसे ये बात कही कि ये खूबसूरत आवाज तो आपकी है ही, ये खूबसूरत चेहरा भी टीवी पे आना चाहिए? आपका कैसे रेडियो से टीवी पे कैसे आना हुआ फिर आपका? नहीं नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग साइकिल है। इनफैक्ट तो रेडियो में सिलेक्ट हो गई, बिल्कुल जिस हफ्ते ऑन एयर जाना था उस हफ्ते एक न्यूज चैनल से कॉल आ गया। 2002 की बात बता रही हूँ अच्छा। मैं। तो ऑन एयर जा ही नहीं पाई, लेकिन कुछ चीजें जैसे रह जाती है ना, ब्रह्मांड में नाचती रहती हैं। 2013 में 14 में मैंने वापस फिर, अब मैं रेडियो पर अभी तक हूँ, पिछले Okay. 8-9 साल हो गए Wow. तो रेडियो पर आ रही हूँ। बट ऑनेस्टली मुझे रेडियो ज्यादा अच्छा मीडियम लगता है टीवी से। टीवी अब जैसे अभी भी शो के लिए हम लोग को कितना तैयार होना पड़ता है, कपड़े कैसे, मेकअप। और जब मैं डेली ब्रेकफास्ट शो दिल्ली में बहुत साल कर रही थी, अब मैं वीकेंड शो करती हूँ। टी शर्ट पजामा, सुबह उठे बस जैसी आए, हालत में कितने जाके मजे हैं अपना यार। बैठ गए बस, और हर कोई बस अपनी गाड़ी में आपको सुन रहा है। तो बहुत मुझे मीडियम, एज अ मीडियम भी मुझे रेडियो ज्यादा अच्छा लगता है। वाकई। और दिल्ली में तो सर्दी भी इतनी पड़ती है, सर्दियों के दिनों में रजाई में से माइक निकाला, गुड इवनिंग। वैसे बात अच्छी है ये रेडियो। आपको पता है रेणुका मैम डायरेक्शन भी करती हैं, एक्टिंग तो कमाल की हैं ही, बहुत होस्ट भी बढ़िया। कमाल की हैं। ये डायरेक्शन आप शुरू से करना चाहती थी या शादी के बाद आपको रियलाइज हुआ कि अगर मैं राणा साहब को डायरेक्ट कर सकती हूँ, वो भी रोज, तो फिल्म में क्या चीज है? कब आया आपके मन में ये खुराफात? ख्याल तो बहुत पहले से आया था, लेकिन आप सही कह रहे हो कि डायरेक्शन तो मैंने राणा साहब के साथ शादी के बाद ही की है ना? देख लो आप, भले हमने मजाक में कहा लेकिन बात सच है। प्रभु। अच्छा, आप आज जिस जगह पर हैं आपको करोड़ों लोग जानते हैं। शुरुआत तो ऐसी हुई नहीं होगी, इससे पहले और भी काम करने पड़ते हैं कभी कभी, है ना? जैसे अर्चना जी, मैंने देखा अर्चना जी को भी एक बार हॉरर शो आपने किया था, याद है? उसमें सिर्फ प्लेट में इनकी मुंडी आई थी। तो ये जब प्रोड्यूसर से पैसे मांगने गई, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मुंडी के पैसे देंगे, पूरी बॉडी तो हमने यूज ही नहीं की, इतना ही मुंह था।
तो ये भड़क गई, कहती पैसे मैंने मुंह से मांगे हैं ना, हाथों से मांगे क्या? तो ऐसे बड़े काम मैंने भी टीवी पे आने से पहले बहुत काम करने किया। पड़ते कोई ऐसा काम किया कभी आपने जो आपको इंटरेस्ट भी नहीं था लेकिन उस समय वैसे करना पड़ा? मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था 2 दिन के लिए। फिर 2 दिन के लिए? ऐसी एक मुंडी तो नहीं काटी, बट अजीब अजीब चीजें करने का प्लान था। आप मेडिकल स्टूडेंट थी? हाँ डॉक्टर बनने का मन था आपका? हाँ, मैंने साइंस ही मतलब यही सोच के बड़े हुए थे कि यही करना है। अच्छा। फिर उसके बाद जब एक हफ्ते तो मेडिकल एक ही स्कूल दिन में जो बचपन का सपना था एक ही दिन में वाइंड अप? एक ही दिन में पूरा। मार काट नहीं देख पाई आप? हाँ। आपने ऋचा जी कोई ऐसा काम किया? अजीब अजीब तो नहीं, लेकिन बहुत सारे काम किए मैं। एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में वो स्टूडेंट काउंसलर नहीं होते, बस पता होता है कि जो पेरेंट्स आए बच्चे को लेकर बस फंसाना है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा ही कंप्यूटर कोर्स कर लेगा। उस जमाने में बहुत एक बाढ़ आई थी ऐसे इंस्टीट्यूशंस की, तो वो काम किया। फिर एक एनजीओ के लिए पैसे मांगने कंपनियों में जाना पड़ता था, वो किया। इस तरह के बहुत सारे काम किए। एक अखबार में काम किया, 1500 रुपए की नौकरी की। दीप्ति जी आपने कभी ऐसा? मैंने भी बहुत सारे काम किए। मैं एक छोटे शहर मेरठ से आई हूँ और जब मैं छोटी थी तो मैंने एक अपना क्राफ्ट का काम शुरू किया था जो आज तक चल रहा है। वो मेरी सिस्टर्स संभालते हैं। मैं एक ज्वेलर के पास गई और मैंने उनसे बोला कि मैं आपके लिए पैकेजिंग मटेरियल बनाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है बना लाओ, 2000 पर्स। मैंने फिर टेलर्स रखे और आज तक मेरा वो काम चल रहा है। उसके बाद मैं मिस इंडिया बनी, फिर मैं उसके बाद सिंगापुर में मैंने मॉडलिंग की और फिर मैंने बस क्या बात है। सारे काम किए। तो फिर वो ट्रैवल बग लग गया मुझे, तो अब मैं दुनिया घूमती हूँ और इसके अलावा अब मैं एक एनजीओ चलाती हूँ जिसमें मेरे पास 1500 कुत्ते हैं जिन्हें मैं सुबह और रात को खाना खिलाती हूँ। और ये मैंने पेंडेमिक में शुरू किया। आपको पता है धार्मिक शो करके आपके चेहरे पे जो नूर आया ना, मुझे ऐसा लगता है कि सच्चे दिल से कोई मांगे आप मुराद भी पूरी कर देंगे उसकी। नहीं मतलब सीरियसली। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी मम्मी वहाँ बैठी हैं। अच्छा जी, और ये सब मैंने नमस्ते उन्हीं जी। से ही सीखा है क्योंकि मेरी मम्मी एक अनाथ आश्रम पिछले 30 साल से अपने आप चलाती हैं मथुरा में। वाह। और मेरी मम्मी 87 इयर्स की हैं और ये आज तक अपने पैसे खुद बनाती हैं और कभी भी मेरे से पैसा नहीं लेती। सो प्राउड ऑफ यू मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं आपको। आप आशुतोष राणा जी की बात कर रहे थे ना कि रेणुका जी के लिए कविता लिखना, तो मैंने पिछले साल आशुतोष जी का इंटरव्यू किया था। उन्होंने बहुत खूबसूरत 2 पंक्तियां इनके लिए बोली थी जो मैं बताना चाहती हूँ। शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो, शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूँ, तुम आंखों से बोलो। हाय हाय। क्या बात है। हाउ ब्यूटीफुल। मिनी मैम के जो हस्बैंड है ना कबीर खान साहब, बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं। उनकी स्टोरी टेलिंग बड़ी अच्छी होती है। जब उन्होंने आपको प्रपोज किया था, कौन सी स्टोरी सुनाई थी उन्होंने आपको? नहीं, उनकी स्टोरी जो है ना वो सारी फोकस करते हैं अपनी फिल्मों पे, ठीक है। तो मेरे लिए कोई स्टोरी नहीं बचती, लेकिन उन्होंने मुझे स्टोरी सुना के नहीं, एक्चुअली ही वाज द फर्स्ट गाय जिसको देख के मुझे स्टोरी आने लगी थी बड़ी। सो वी मेट एट अ शो, आई वाज कॉल्ड टू होस्ट इट इन दिल्ली, जो बहुत पहले एक शो टीवी चैनल होता था, एंड ही वाज अ सिनेमाटोग्राफर देन। तो तब वो उनको बुलाया गया था कि शूट करके। हम दोनों के पास डेट्स नहीं थे, लेकिन मैं उस प्रोडक्शन हाउस में उनसे मिलने गई थी कि नो आई डोंट हैव टाइम, एंड देन आई सॉ हिम एंड ही वाज देयर टू से कि मैं ये शो नहीं कर सकता और मैं भी ये नहीं कर सकती। फिर हमने एक दूसरे को मिले, 5-10 मिनट बातें की, डेट्स निकल आई कहीं ना कहीं से। डेट्स निकल आई। कहीं ना कहीं से हमने डेट्स एडजस्ट कर ली। When there's a वो will, प्रोड्यूसर मिला नहीं, बोले शो तो तुम लोगों ने किया नहीं, शादी कर ली तुम लोगों ने। देखो ऐसे ही भगवान ने लिखा होता है सबका। ऋचा जो है ना, इनको आप अक्सर देखते होंगे कौन बनेगा करोड़पति में भी एज एन एक्सपर्ट आती हैं। कभी कभी कोई कंटेस्टेंट फंस जाता है ना, तो ये आके जवाब देती हैं। कंटेस्टेंट इनसे पूछता भी है कि आप श्योर हैं, तो ये बोलते हैं कि 99% श्योर हूँ। तो 1% तो आप पे भी दबाव रहता होगा कि अगर मेरे गलत जवाब से उसका पैसे हार गया वो। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपका जवाब गलत हो गया और 10 लाख से सीधे 5000 पे आ गया हो? नहीं, ये हुआ नहीं, क्योंकि मैं 1-2 बार ये कह चुकी हूँ कि नहीं आता। मतलब जब नहीं आता अच्छा। तो वहाँ टीम कहती है कि किसी को पैसे हरवाने से अच्छा है कह दो नहीं आता। डर लगता है, लेकिन 99% ना वो कंपनीज की तरह नहीं होता, एक डिस्क्लेमर रहना चाहिए ताकि हमारे ऊपर गिल्ट रहे कि भाई हमने तो कहा था। 1% का डाउट तो छोड़ा था, बट कई बार मैं ये भी कहती हूँ 100% श्योर। मतलब जब बिल्कुल यकीन होता है। आपको कभी नहीं बुलाया ना केबीसी में बच्चन साहब ने? बुलाया, खेलने लेकिन मैं या- नहीं गई। ऑनेस्टली जब हम कॉमेडी सर्कस कर रहे थे तो हमको जाना था, बट आई सेड नो, बिकॉज मुझे लगा कि मेरी जनरल नॉलेज बहुत पर मतलब नहीं मैम, आप ऐसे ही बोल रही हैं, पर
अगर आप जाती तो मेरा नहीं ख्याल 2-3 हजार से कम में आप आती। मतलब आपको जाना चाहिए। मुझे यही डाउट था, मैंने कहा ऐसा ना हो नाक कट जाए यार। ये तो कितना अच्छा खेल के आए हैं सोनू के ताज्जुब साथ। है मुझे, ये अच्छा खेल के आया है। नहीं, हम बैठे थे 50 लाख मदद जीता करने। हमने। हैं 50? क्या किया उन 50 लाख का? पर वो चैरिटी में देते हैं। चैरिटी। मैं तो केबीसी में जाती हूँ सिर्फ अमिताभ बच्चन को देखने। मेरा तो एक ध्येय रहता है कि बस बच्चन और साहब- ये सच्ची में कह रही हैं, ये 10 बच्चन साल साहब से की कर- इतनी बड़ी फैन है ना। अभी मैंने इनके बारे में सुना था कि बच्चन साहब की कोई भी फिल्म आ रही हो ना, कितनी भी बार आ जाए ये देख लेती हैं। और सूर्यवंशम मुझे लगता है आप ही ने सबसे बात देखी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा टीवी पे वही आती है। आपको पता है सूर्यवंशम में जो गांव वाले नहीं है हीरा ठाकुर के, वो एक दिन सेट मैक्स के ऑफिस गए थे, कहते हम रोज आके थक गए, हमें बंद करो। अच्छा, हम आपके हैं कौन, क्या कल्ट फिल्म, क्या मजेदार फिल्म। रेणुका जी ने भाभी का रोल प्ले किया था उसमें। देखो ये तालियां इस बात का गवाह है। मेरी भी भाभी जब घर में नहीं आई ना, तो मुझको लगा ये रेणुका शाहना जैसे बिहेव क्यों नहीं कर रही। हमने तो वही सोच के भाई की शादी की थी। अच्छा, लोगों ने इतना पसंद किया उस किरदार को निभाने के बाद आपके पास भाभी के ज्यादा ऑफर आने लगे किरदार के, कि शादी के ज्यादा आने लगे थे? भाभी भाभी के। सब अपने भाई की शादी मुझसे करवाना चाह रहे थे। मैम, जो आप सीढ़ियों से गिरती हैं, हाँ, आपको डर नहीं लगा था कि अगर एक बार में ओके नहीं हुआ तो वाट लग जाएगी बार बार सीढ़ियों? मतलब सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने के लिए थोड़ा सा गिरना भी पड़ता है। हाय हाय। और सूरज जी 2-2 मिनट आके पूछ रहे थे कि कुछ हुआ तो नहीं, और कैसे होता। मुझे तो बल्कि अभिनय करना था कि मुझे लग रहा था, क्योंकि उन्होंने पूरी स्पंज की ऐसी स्टेयरकेस बनाई थी जिसपे मुझे ऐसा अभिनय करना था कि मुझे बहुत लग रहा था एक्चुअली। ऐसे मिनिमम आप और ऋचा जी, आप अगर दोनों को भगवान की सेक्रेटरी का कॉल आए कि वो रेडी हैं आपको इंटरव्यू देने के लिए, बे मजा आ गया। तो तो ऐसे कौन से सवाल होंगे जो आप उनसे पूछना चाहेंगी? मैं उनसे 3 सवाल पूछूंगी। ओके। उनसे एक तो ये पूछूंगी, ये जो बनाया जाता है कि जो स्वर्ग जाता है वो सब सफेद सफेद और सब ऐसे होता है, और जो नर्क जाता है वहाँ आग जल रही होती है और पार्टी चल रही होती है और सब पार्टी चल रही होती है। बेकार लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं, और यहाँ पर तो मेरे को एक तो समझना है कि ये इनका डिफरेंशिएशन क्या, और क्या करके आप यहाँ गरम जाएंगे तेल और में डाल रहे क्या होते क्या हैं। करेंगे। मेरे दोस्त कहाँ मिलेंगे बेसिकली मुझे। दूसरी चीज मैं उनसे ये पूछूंगी, आप भगवान जी कितने, आपके कितने रूप हैं? नीचे झगड़ा ही बड़ा चल रहा है। झगड़ा चल रहा है, कितने धर्म बना दिए, कितनी जाति बना दी है, तो है कितने, या आप एक ही है? दैट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क हिम। एंड कब आओगे? प्रकट कब होगे यहाँ पर आके सब सुलझाने के लिए? दैट्स प्रोबेबली व्हाट आई वुड आस्क हिम। वेरी नाइस क्वेश्चन। और मैं आपको एक बात मजे की बताऊं, भगवान भी हमारा शो देखते हैं, उन्होंने जरूर आपके क्वेश्चन सुन लिए। ऋचा, आपके बारे में एक हमने बात सुनी कि आप और पंडित रविशंकर जी किसी कॉन्सर्ट में बैठे हुए थे, और आपको शायद लगा कि पंडित जी शायद बोर तो नहीं हो रहे, आपने कहा कि उठ के चलते हैं, और उन्होंने आपको बिठाया। क्या, मेरे को पूरा किस्सा नहीं पता, प्लीज अरे बताइए। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन, जो सितार वादक पंडित रविशंकर जी जी, की जी, बात of हो रही है यहाँ पे, तो उनको कुछ हाँ कहीं अवार्ड मिला था कुछ, तो उनके तो वैसे वो बाउंसर, हम ही उनके बाउंसर हुआ करते थे जब तक वो थे। मैं उनको हाथ पकड़ पकड़ के स्टेज पे मंच पे बहुत बिठाया उनको। तो वो जो आर्टिस्ट है, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, मतलब मुझे जब लगा कि इतना बेसुरा गा रहा है तो मुझे लगा गुरुजी पे कितना टॉर्चर हो रहा होगा। मतलब जिस व्यक्ति को संगीत का भगवान कहते हैं और वो बैठ के सुन रहा है, तो अब वो मेरी एरोगेंस कह लीजिए। तो मैंने जाके कहा, गुरुजी आपको तो अवार्ड मिल गया, चलना है तो चलें। ही सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो जिंदगी में रह गई साथ। उन्होंने कहा, बेटा कलाकार मंच पर है, उठकर नहीं जाते, वो जब गाना खत्म करेगा तब वाह। तो वो एक चीज सीखी मैंने कि आप कितने, आपका बड़प्पन इसमें होता है कि आप अपने से छोटों को कितनी इज्जत दे पाते हैं, बिल्कुल, क्या बिल्कुल, क्या उनको बात। कैसे। तो उन्होंने वो कलाकार का सम्मान रखा और कला का सम्मान रखा, बोले वो मंच पे गा रहे हैं। मुझे ना जो आपने पंडित जी का किस्सा सुनाया, बड़े लोगों की यही बात उन्हें बड़ा बनाती शायद। ये मुंबई में एक इवेंट था कॉर्पोरेट कंपनी का कोई, तो मैं परफॉर्म कर रहा था, मुझे बोलता करिए आप। अभी मेरे बाद ना बच्चन साहब आने वाले थे, कुछ इनॉग्रेशन था उनका। तो जैसे ही बच्चन साहब आए तो पता चल गया उधर बाउंसर आ रहे 3-4 इवेंट ऑर्गेनाइजर। मेरे को कहता हाँ। कि निकलो तुम, बच्चन साहब आ गए। और मैं वो करने लगा, और मैंने बच्चन साहब को भी देख दिया, वो ऐसी गुफा सी नहीं बनी होती जैसे अपनी बनी, तो उसके अंदर खड़े, और वो इवेंट वाले को बोल रहे हैं कि तुम चुप रहो, Yes. लेट हिम फिनिश हिज परफॉर्मेंस। Absolutely. तो दैट्स व्हाई दैट्स अमेजिंग। बच्चन साहब, लव यू बच्चन साहब। ही इज द बेस्ट।
मॉर्निंग टू यू। गुड नकल मार मार के पास होने का ये नुकसान है। इट्स गुड इवनिंग बहन जी, हम लोग गेस्ट के साथ बैठे हुए हैं। बहन जी होगी कोई और तुम्हारे लिए। मुझे पता है गुड इवनिंग है, लेकिन सुबह से ही दिखे नहीं है ना। वो क्या है ना, आज इन्हें पता चला कि आज 5 बहुत ही खूबसूरत लेडीज आ रही है शो पे, तो आज ये बहुत बिजी है। सुबह 4 बजे से उठ के योगा कर रहे हैं, सलून जाके बोले कि यार बियर्ड ऐसी बना कि जॉ लाइन दिख जाए आज तो। मतलब उसे सेल्फ ग्रूमिंग कहते हैं मैडम। मैं आपको क्या पता, जिससे सब्जी काटती हो उसी से नाखून काटने लग जाती हो। आपको क्या पता। मेरा तो बता रही है, उस दिन कार्तिक आर्यन आया ना तो ईंट गर्म करके अपने बाल स्ट्रेट कर रही थी। मेरे बड़ा दिखती है इसको प्रॉब्लम। इसको पता नहीं क्या है। मेरे पे बातें आप बनवा लो इससे। तुमने जिस वजह से मैं आई हूँ, ये देखा है तुमने? ये क्या है? क्या है ये? ऐसे नहीं मजा आएगा, इसमें से कूद के दिखाओ ऐसे करतब करके। ये हमारे गेस्ट कॉमेडी के शो पे आए हैं, सर्कस पे नहीं आए हैं। पर मुझे पता नहीं क्यों लगता है कभी-कभी ये ना ऐसे नाक पे डंडा रख के ना ऊपर फुटबॉल घुमा सकती है। ऐसी टैलेंटेड लड़की है, मैं इसलिए बोलता हूँ। वही डंडा हाथ में रख के पति को घुमा सकती हूँ मैं। देखा? गुड वन। सुनो, घर पे चूहे आ चुके हैं, घर की सारी चीजें वो कुतर चुके हैं, मेरी शादी का जोड़ा नहीं छोड़ा है, प्लीज कुछ करो। अच्छा हुआ, मैं चाहता हूँ शादी के सारे सबूत खत्म हो जाएं, कुछ बचे ही ना। धीरे धीरे करके। सुनो प्लीज कुछ करो। देखो मैं इस घर में 1 मिनट और नहीं रहूंगी अगर चूहे रहेंगे तो। खबरदार इस बात से पलटी तो मैं चूहे ऑर्डर कर रहा हूँ। और तुम बाद में मुकर जाती है ये। अच्छा यहाँ पे आके नाटक करती है। मुझे चूहों से डर लगता है। शादी से पहले छिपकली के पीछे धागा बांध के थी, मैंने रॉकेट बनाया। तब नहीं तुम्हें डर लगता था। रेणुका मैम, आप देख लिए, मतलब एक आपके हस्बैंड है आशुतोष सर, क्या कविताएं लिखते हैं सर, और एक मेरा देख लीजिए डफर मिला है मुझे। लेकिन उनको भी मैं मिली हूँ। इन पे ना इनके ऊपर कविता तो मैं भी लिख लूंगा। राणा साहब को तब मानूं तुम्हारे ऊपर लिख के बताएं। ऐसे नहीं होता। हाँ, ये भूल है अर्चना मैम, लेकिन कॉलेज में ये मेरे लिए शायरी लिखता था, तब ये लिखता था तुम इश्क हो मेरा, वाह वाह, तुम इश्क हो मेरा, तुम सुरूर हो मेरा, बहुत खूब, वाह, तुम मेरी जिंदगी गुरूर हो मेरा। वाह वाह, ये गुरूर हो मेरा, और जिसकी सजा आज तक भुगत रहा हूं तुम वो कसूर हो मेरा। 1 महीना पार्लर ना जाओ तो तुम ही गफूर हो मेरा। आ जाती तंग करने में। इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे हमारे मेहमानों के देखो साथ। थोड़ा टाइम पास अगर हो गया, तुम प्लीज चूहों का कोई इलाज करो, वरना वो तुम्हारे पैंट को ना ऐसी सी जगह से कुतरेंगे ना कि तुमको सारा इंटरव्यू बैठ के करना पड़ेगा। चूहे बेचारे करे क्या, उनके घर वाले रुके हैं, सारा सामान तो वो खा जाते। कल मैंने चूहों के लिए ना पनीर का टुकड़ा फंसाया था पिंजरे में। सुबह उठा तो इसके डैडी का मुंह फंसा हुआ था पिंजरे में। और नहीं तो यार तुम घूम फिर के मेरे घर वालों पे क्यों आ जाते हो? तुम्हारे घर वाले घूम फिर के मेरे घर में क्यों आ जाते शाम को? यार ये क्या बात हुई? जा ही नहीं रहे। विदाई वाले दिन आए थे, बोलते विदा करके चले जाएंगे, गए ही नहीं। तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। रहना नहीं है तुम्हारे। मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल रहना नहीं है। 1 सेकंड, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? अरे जब पति ऐसा हो तो उससे झगड़ा ही होता है बिंदु। देखो देखो कैसे बातें कर रही है। देखो आज से मैं और ये अलग अलग रूम में रहेंगे। कौन से अलग अलग रूम में? तुम दोनों तो ऑलरेडी बाथरूम में सोते हो। अरे तो अलग अलग बाथरूम में सोएंगे। इसका चेहरा देख के मेरा मूड खराब हो जाता है। 1 सेकंड, आप लोग क्यों लड़ाई कर रहे हो? अरे बिंदु ऐसी वैसी बात होती है ना, मैं छोड़ देती बेटा। पता है क्या, अरे मैं गोलगप्पे खा रही थी, मेरे हिस्से की पापड़ी खा गए। इतनी सी बात के लिए कौन लड़ाई करता है मम्मी? अच्छा तो तब लड़ू जब ये मेरा जूड़ा नोच खाए। ठीक है भाई, सॉरी, मैं माफ कर देना, मैं सॉरी बोल देता हूँ। बोल दो ना। नहीं, मैं ऐसे माफ नहीं मान करने वाली। अरे सॉरी, मैं आज के जमाने की वाइफ हूँ, ऐसे वैसे ना मानूंगी। अच्छा हाँ, पहले शॉपिंग करवाओ। हाँ कराओ शॉपिंग। सासू माँ का मुंह नया लगवा दो। एक काम करो, 10,000 रुपए दे दो, शॉपिंग करवानी है। तो अब बीवी आपकी, आप पैसे तो मैं क्यों दूं? अरे तुम अपनी बीवी को दे दो, मैं उससे ले लूंगा। तुम दोनों को मैंने गोद लिया हुआ है। कबीर सर ने जैसे मुन्नी को छोड़ा था ना उधर पाकिस्तान, इनको भी कहीं छोड़ आओ, कहीं भी छोड़ आओ। अरे ऐसी बात है तो प्लीज बोलना मालदीव छोड़ के आए।
अगर वो वहाँ छोड़े तो मैं भी चले जाऊंगी। अरे मालदीव जाना है आपको, जैसा आपका मुंह, आपको कोई मलाड़ ना छोड़े। मालदीव जाना है इनको। क्यों आप दोनों क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों परेशान? देखिए रेणुका जी, आजकल के बच्चे माँ बाप से कितनी जल्दी परेशान हो जाते हैं। देखा नहीं बिंदु, तू भूल गई वो दिन जब इतनी सी थी, घर में बोर होती थी, तेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं था, मैं हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल क्यों गई थी? अरे तुम्हारे लिए छोटा भाई लाने। अरे तेरे खेलने के लिए। तो मेरे खेलने के लिए एक भाई, बाकी के साथ का क्या? तो तू ही बोर होती थी क्या बिंदु? अरे हम भी तो बोर होते थे, तो हम भी खेल लेते थे। मम्मी, ऐसी बातें ना बोलने से पहले शर्माते हैं, बाद में नहीं। वैसे बिंदु देखो, शर्माते हुए बड़ी क्यूट लगती है। Guys, stop. चलो आज तुम्हें डिनर करवाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं डिनर पे नहीं जाऊंगी। अरे डिनर? अरे तो डिनर पे कौन ऐसे शर्माता है डिनर पे जाने के लिए? बिंदु ये डिनर का बोल के लिए जाते हैं। तुम अंदर चलो। नहीं नहीं बिंदु, नो, मम्मी अंदर चलो। नहीं बिंदु नहीं। लगता है आज तुम हमें डिनर करवा के ही रहोगी। चलो अंदर, चलो।